हेलो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसके बेसिक्स की। देखिए लास्ट वीडियोस में हमने इससे जस्ट प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें हमने देख लिया था प्रेजेंट इंडेफिनिट के यूजेस, कीवर्ड्स और कॉम्बिनेशन। अब थोड़ा सा हम अगले टेंस पे जाने से पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं उनको मैं आपको बता देता हूँ। मैक्सिमम बच्चों को ये आती होंगी हो सकता है, लेकिन कुछ मैं तो ये मान के चलूँगा कि हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे भी हो जिनको ये नहीं आती। मैंने आपको पहले ही कहा था मैं बिल्कुल आपको छोटी छोटी चीज़ें भी बताते हुए चलूँगा, ठीक है। अब मैं एक बार आपको हल्का सा बता देता हूँ बेसिक्स इसके क्या होते हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डस, ठीक है। इसकी मैन वर्ब क्या होती है? मैन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो हेल्पिंग वर्ब है डू और डस, ठीक है, ये डू किसके साथ आता है और डस किसके साथ आता है? इसमें से डस किसके साथ आएगा और डू किसके साथ आएगा? दोनों में से कोई एक आना चाहिए। तो देखिए हमारा डस है, डस हेल्पिंग वर्ब उस कंडीशन में आएगी जब सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, जो सेंटेंस है, अगर सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट या तो क्या हो सिंगुलर नेम, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो या तो हो सिंगुलर नेम यानी कोई भी एक नाम होना चाहिए, या फिर वो सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है वो क्या होना चाहिए थर्ड पर्सन का सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है ना। तो यानी कि आप देखिए डज हेल्पिंग वर्ब कब आनी चाहिए? जब सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो सिंगुलर, कोई भी सिंगुलर नाम है, कोई भी एक नाम है, या जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर है। थर्ड पर्सन के सिंगुलर कौन कौन से हैं? या तो ही है या सी है या फिर इट है। तो इनमें से कोई सा भी अगर सब्जेक्ट है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डज। यदि सब्जेक्ट इनमें से कोई सा भी नहीं है, यानी कि जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो इनमें से कोई सा भी नहीं है, कोई अलग सब्जेक्ट है, इनके अलावा सब्जेक्ट है, तो उसमें डू आएगी हेल्पिंग वर्ब। उसमें क्या आएगी? डू। अब इनके अलावा क्या हो सकते हैं सब्जेक्ट? अगर नेम है तो प्लूरल नेम होगा, एक से ज्यादा नाम होंगे प्लूरल नेम्स, ठीक है। या फिर फर्स्ट पर्सन हो सकता है, या सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट हो सकता है, या थर्ड पर्सन का प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल हो सकता है। तो इनमें से कोई एक सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? डू। फर्स्ट पर्सन का क्या होता है? आई या वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन प्लूरल दे। तो यहां ये क्लियर है, यदि आपके सेंटेंस का सब्जेक्ट हो आई वी यू दे या कोई प्लूरल नेम्स, एक से ज्यादा नाम, तो आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डू। यदि आपके सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नेम हो या वो थर्ड पर्सन का सिंगुलर हो, ही सी इट, इनमें से, तो आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डस। यहां ये क्लियर है। अब इसमें कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं है। कंफ्यूजन ये होता है कि क्योंकि आपके दिमाग में चीज रटा रहता है कि ही सी इट दे या जो भी कुछ है आपके दिमाग में रटा रहता है। एक छोटा सा नियम जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ डज आएगा, सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ डू आएगा। तो यहां ये बात गलत हो जाती है। गलत इसलिए हो जाती है क्योंकि आप सिर्फ ये कह रहे हो कि सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो आपको जबकि कहना क्या है? थर्ड पर्सन का सिंगुलर। क्योंकि आप अगर पर्सन को नहीं लाओगे, सिर्फ आप ये कहोगे सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज आएगा, तो सिंगुलर तो आई भी है, लेकिन आई के साथ क्या आता है? डू, ठीक है। आई सिंगुलर तो है लेकिन थर्ड पर्सन का नहीं है, ये फर्स्ट पर्सन का है। इसलिए हमें प्रॉपर नियम याद रखना है। इसका प्रॉपर क्या बनता है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर हो या सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर नेम हो या सिंगुलर नाउन हो, तो उसके साथ आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है वो डज है। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल नाम हो, कोई भी प्लूरल नेम्स या प्लूरल नाउन कह सकते हैं, या फर्स्ट पर्सन हो आई वी, सेकंड पर्सन हो यू, या थर्ड पर्सन का प्लूरल हो दे, तो उसके साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब डू आती है। यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं, देखिए इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखनी है। हेल्पिंग वर्ब जो वाली जो बात है, इसमें एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो सेंटेंस का अफर्मेटिव जो सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी कि सिंपल सेंटेंस जिसको हम पॉजिटिव भी बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की जाती।
अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं थी, फिर क्या यूज होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में? या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस यूज होता है। ठीक है, अब यहां भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि कब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, कब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आएगा। सेम थिंग है, देखिए डज में एस या ईएस लग रहा है, डज में ईएस, ठीक है ना। तो डज में ईएस लग रहा है, यानी कि डज कब आता है? जब सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर हो या सिंगुलर नेम हो, तो इसमें भी ईएस की बात आती है। तो यानी कि ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ ऐसे ईएस कब आएगा? जब हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट सेम ये हो। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस की बात हम कर रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, तो वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ईएस आते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। ठीक है, अब हम आपको ये समझा रहे हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ईएस कब आएगा? जब सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, जब सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो क्या हो? सिंगुलर नेम हो, कोई भी एक नाम हो, सिंगुलर नाउन, या सेंटेंस का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर हो। क्या हो? थर्ड पर्सन सिंगुलर। ठीक है, तो आपकी जो आने वाली मैन वर्ब है उसके साथ एस या ईएस आएगा। अब बचा क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आती है? जब आपका जो सब्जेक्ट है, यदि आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है या आपका सब्जेक्ट सेकंड पर्सन है। ठीक है, या आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन प्लूरल है आपका सब्जेक्ट। ठीक है, इनके अलावा सब्जेक्ट प्लूरल नेम हो, कोई भी एक से ज्यादा नाम। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या आता है? सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है उस सब्जेक्ट के साथ, या सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो आई और वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन का प्लूरल दे, या फिर कोई प्लूरल नेम, तो उनके साथ क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि आपका सब्जेक्ट जो है या तो सिंगुलर नेम है या थर्ड पर्सन का सिंगुलर है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर कौन सा? ही, सी, इट, ही, सी, इट, इनमें से कोई भी आपका सब्जेक्ट है तो उसके उसमें उस सेंटेंस में उस सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही ऐसा आता है। यहां तक क्लियर? अब आगे चलते हैं। देखिए थोड़ा सा ये और मैं फिर आपको क्लियर कर देता हूं कि कब तो ऐसा आएगा और कब ही ऐसा आएगा। भाई यहां भी तो कंफ्यूजन होती है ना सर, हमें ये तो पता है सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर है तो ऐसे ये आना चाहिए, तो कौन सी वर्ब के साथ ऐसा आएगा लास्ट में, कौन सी वर्ब्स के साथ लास्ट में ये ऐसा आएगा। यहां पे भी क्लियर कर देता हूं मैं आपको। ठीक है, इस चीज को कि यदि जो वर्ब्स हैं, जो भी वर्ब्स हैं, जिस भी वर्ब के साथ, जिस भी वर्ब के लास्ट का लेटर, जिस भी वर्ब के लास्ट का जो लास्ट लेटर है, लेटर यानी अक्षर, लास्ट जो लेटर है क्या होना चाहिए? एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, जेड हो, सी एच हो, ओ हो, एक्स हो, जेड हो। जिस वर्ब के लास्ट का लेटर एस, या तो एस हो या एस एच हो या सी एच हो या एक्स हो या जेड हो, या एक्स हो, ओ हो या जेड हो। ठीक है, तो उस वर्ब के लास्ट में क्या लगता है? उस वर्ब के साथ क्या लगता है? ईएस। उस वर्ब के साथ क्या लगेगा? ईएस। लेकिन अगर उस वर्ब के लास्ट के लेटर ये नहीं है, इनमें से कोई सा भी उसमें लास्ट में नहीं आता, लास्ट के लेटर इनमें से कोई सा भी नहीं है, तो उसके साथ ईएस नहीं लगेगा। फिर उसके साथ क्या लगेगा? अगर इनमें से कोई से भी नहीं है तो उसके साथ क्या लगेगा? उस वर्ब के साथ सिर्फ एस लगेगा, जब इनमें से कोई भी नहीं है तो यहां ऐसे ईएस का चीज क्लियर होती है कि यदि वर्ब के लास्ट का जो लेटर है, लास्ट का लेटर एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ या जेड हो तो उसके लास्ट में ईएस लगता है। यदि इनमें से कोई भी नहीं है, इन वर्ड्स में से, इनके अलावा कुछ, इन लेटर्स में से इनके अलावा कुछ और लेटर्स कुछ भी हो सकता है, तो उसके साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ सिर्फ एस लगेगा, ईएस नहीं लगेगा। यहां कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, रीच जो वर्ब है, रीच यानी पहुंचना, तो इसके लास्ट में क्या लग रहा है? सी एच लग रहा है। जब इसका सेंटेंस में यूज किया जाएगा और इसका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर होगा तो इसमें ऐसे ये समय लगाना पड़ेगा, तो इसमें एस लगाओगे, ईएस लगाओगे, तो इसमें ईएस लगेगा, रीचेस। गो जो वर्ब है लास्ट में क्या आ रहा है? ओ, क्या लगेगा इसमें? ईएस, गोज लगेगा, नहीं लगेगा? ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है
ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कुछ भी हो, लास्ट में ओ हो, लास्ट में एस हो, लास्ट में कुछ भी हो, जैसे मान लीजिए फिक्स, फिक्स लास्ट में एक्स है, फिक्सेस, ठीक है। एस दे रखा हो, एस एच दे रखा हो, सी एच दे रखा हो, ओ एक्स जेड, कोई सा भी जिस वर्ब के लास्ट में है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक बात क्लियर होती है। अब इससे आगे हम चलते हैं, ठीक है। यहां तक इसको उतारते चलना, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब यहां जो मैं बात कर रहा हूं ना, वर्ब के साथ एस या ई एस, ठीक है। अब ये वर्ब के साथ एस या ई एस कब लग रहा था, ये कंडीशन कब हो रही थी, जब हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर नेम या थर्ड पर्सन का सिंगुलर हो, तो वर्ब के साथ एस या ई एस। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आता है तो वो वर्ब क्या हो जाती है, सिंगुलर। क्यों सिंगुलर मानी जाती है, क्यों, क्योंकि वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है। ये क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट के थर्ड पर्सन का सिंगुलर या सिंगुलर नेम है, तो सिंगुलर तो आता तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है, यानी कि ये वर्ब भी सिंगुलर है। लेकिन यहां जब हम बात करते हैं नाउन की, यहां जब हम बात करते हैं नाउन की, यदि नाउन के लास्ट में एस या ई एस आता है तो वो नाउन प्लूरल होता है। वो नाउन क्या हो जाता है, प्लूरल। देखिए वर्ब के साथ एस या ई एस आने पर वर्ब सिंगुलर हो रही है, क्योंकि वर्ब के साथ एस या ई एस तब आता है जब उसका सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर है। तो किसी भी वर्ब के साथ ऐसे ये आ रहा है तो वो वर्ब सिंगुलर होती है। लेकिन यदि नाउन के साथ ऐसे ये आता है तो वो नाउन प्लूरल हो जाता है, ठीक है। जैसे आपको पता है, जैसे मान लीजिए बुक, पुस्तक, इसके साथ अगर मैंने एस लगा दिया, बुक्स, क्या हो जाएगा, प्लूरल, ठीक है, प्लूरल हो जाएगा ना। ये अभी तक सिंगुलर है, इसके साथ अगर मैंने एस लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल। अब ये प्लूरल होगी, ठीक है। ब्रांच, शाखा, सिंगुलर है, अगर इसके साथ मैंने ब्रांचेस ईएस लगा दिया लास्ट में तो क्या हो जाएगा, प्लूरल। तो ये चीज क्लियर रखना, नाउन के साथ लास्ट में ऐसे ईएस आने पर प्लूरल होता है, जबकि वर्ब के साथ ऐसे ईएस आने पर वर्ब सिंगुलर होती है, वर्ब प्लूरल नहीं होती। बिना एस वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है, ठीक है ना। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब हमने फर्स्ट जो बात करी वो हमने हेल्पिंग वर्ब की बात करी बेसिक्स में प्रेजेंट इंडेफिनिट के। तो हेल्पिंग वर्ब्स मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, डू और डज। इसमें हेल्पिंग वर्ब लगती है डू और डज। डू किसके साथ, डज किसके साथ, ये भी क्लियर है। लेकिन मैंने आपको एक नोट लिखवाया, नोट में क्या था कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती अफर्मेटिव सेंटेंस में, बाकी सारे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लगती है। नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यूएच और डब्ल्यूएच वर्ड नेगेटिव, 6 सेंटेंस जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाए थे सब में हेल्पिंग वर्ब लगती है एक्सेप्ट अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़ के। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ ऐसे एस लगता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे एस कब आता है ये भी हमने अभी बता दिया, ये सारी चीज क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं मैन वर्ब की। मैन वर्ब हमेशा इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। अफर्मेटिव सेंटेंस में कंडीशन क्या है वो हमने हेल्पिंग वर्ब में पढ़ लिया था कि अफर्मेटिव सेंटेंस में क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती इसलिए अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ एस या ईएस आता है। बाकी सभी सेंटेंस में, बाकी जितने भी सेंटेंस है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, डब्ल्यूएच वर्ड सेंटेंस है, डब्ल्यूएच वर्ड नेगेटिव सेंटेंस है, बाकी सभी सेंटेंस है, बाकी सभी सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब लगती है। और जब हेल्पिंग वर्ब लगेगी तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इसलिए हम कहते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है मैन वर्ब की, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके दो चीजें मैंने आपको क्लियर बता दी, हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, मैन वर्ब क्या आती है। अब आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बताता हूं, उसको आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हो सकता है आपको बुक्स में भी नहीं मिलेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, बहुत सारे बच्चों को कहीं से भी देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि अभी जस्ट आपको बताया कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उस अफर्मेटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते।
हेल्पिंग वर्ब इज नॉट यूज्ड, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता, जनरली यही होता है। ठीक है, मैं आपको ऐसी कंडीशन बता रहा हूं जहां अफर्मेटिव सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड, वहां पे अफर्मेटिव सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। वो कुछ कंडीशन होती है, वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं कि जहां पे अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, वो कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं। किस कंडीशन में होगा, कौन सी कंडीशन है, कौन सी ऐसी शर्त है जिस शर्त में हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब मींस डू और डज। ठीक है, ठीक है, देखिए मैं आपको पहले समझाता हूं उस चीज को। जब हमें एक्शन को एम्फसाइज करना हो, क्या करना हो, जो एक्शन है, एक्शन क्या दर्शाती है, मैन वर्ब, मैन वर्ब है जो एक्शन को शो करता है। तो जब हमें एक्शन को एम्फसाइज करना हो, क्या करना हो, एम्फसाइज, एम्फसाइज करना मींस दबाव डालना। जब हमें मैन वर्ब के द्वारा जो एक्शन दर्शाया जाता है, जब हमें उस एक्शन को, मैन वर्ब को एम्फसाइज करना हो, उस मैन वर्ब पर दबाव डालना हो, तब हम अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, तब हम अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, जैसे मान लीजिए आप कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं या आप स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, या आप कोचिंग, किसी कोचिंग के स्टूडेंट्स हैं, तो आप क्या है कि आपका रेगुलर नियम है कि आपको कोचिंग जाना है, रेगुलरिटी से आपको कॉलेज जाना है, रेगुलरिटी से 6 डेज इन अ वीक आपको जाना है, संडे को छुट्टी होती है, आपको रेगुलरली जाना है। आपके पेरेंट्स को भी पता है, ठीक है। आपके पापा कहीं बाहर जॉब करते हैं, कई बार पापा जब आते हैं घर पे तो आपको हमेशा कई बार डांटते हैं, जब भी आपको खेलते हुए देखते हैं, पढ़ते हुए नहीं देखते तो डांटते हैं। स्कूल नहीं जाता, कॉलेज नहीं जाता, कोचिंग पे नहीं जाता, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता, बिल्कुल भी, ये सारी चीजें। तो हम उनको जवाब देते हैं कि मैं स्कूल जाता तो हूं। एक तो सिंपली सेंटेंस हो गया, मैं स्कूल जाता हूं, सिंपल, आई गो टू स्कूल, ठीक है। एक आपने बोला मैं स्कूल जाता तो हूं, दबाव डाला, मैं स्कूल जाता तो हूं, जाने पर दबाव डाला, यानी मैन वर्ब पर दबाव डाला। मैं कोचिंग जाता तो हूं, मैं कॉलेज जाता तो हूं, तो आपने मैन वर्ब पर दबाव डाला। इसकी हेल्प नहीं, मम्मी की हेल्प, जैसे मान लो कोई लड़की है घर में, मम्मी की हेल्प नहीं करती, मैं मम्मी की हेल्प करती तो हूं, मैं खाना बनाती तो हूं, मैं घर का काम करती तो हूं, कुछ भी, बहुत सारे एक्शंस होते हैं जहां पे हमें मैन वर्ब को एम्फसाइज करना होता है। और जब भी हमें मैन वर्ब को एम्फसाइज करना है, मैन वर्ब पर दबाव डालना है, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में भी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब? डू और डज का यूज करेंगे। और डू और डज में से किसका यूज करेंगे, ये सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर या सिंगुलर नेम है तो डज यूज करेंगे, जैसा भी हमने बताया पहले, ठीक है। अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन का प्लूरल है या प्लूरल नेम है तो डू यूज करेंगे। डू और डज का तो पता है, कब डू आता है कब डज आता है, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ये अभी थोड़ी देर पहले हम बता चुके हैं, ठीक है ना। लेकिन अफर्मेटिव में किस तरह पे यूज करते हैं, जब हमें मैन वर्ब के एक्शन को एम्फसाइज करना हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल, आई डू गो टू स्कूल डेली, मैं डेली स्कूल जाता तो हूं, आई डू गो टू स्कूल डेली, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पे अगर ये सेंटेंस ये होता है आई गो टू स्कूल डेली, तो ये तो नॉर्मल सिंपल सेंटेंस है, और होता भी है ये सिंपल, बेसिकली आई गो टू स्कूल डेली, मैं डेली स्कूल जाता हूं। लेकिन हमें इस जाने पर एम्फसाइज करना है, मैन वर्ब को दबाव डालना है, तो हमें सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का भी यूज करना पड़ेगा। सब्जेक्ट आई है इसलिए डू आ गया। अगर सब्जेक्ट यहाँ पे ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नेम होता तो यहाँ पे क्या आ जाता, डज आ जाता, सी डज गो टू स्कूल डेली, ठीक है ना। ये आपके स्पोकन में भी काम आएगा। तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस चीज से अवेयर नहीं होते, तो आप ध्यान रखना, अगर आपको सेंटेंस में अफर्मेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब देखने को मिले तो आप समझ जाना कि मैन वर्ब के एक्शन को एम्फसाइज किया गया है। कभी आप ये कहो कि बुक में गलती हो गई, प्रिंटिंग में गलती है, नोट्स में गलती है, पढ़ाने में गलती है, ठीक है, गलत छप गया, मिस प्रिंट हो गया, नहीं नहीं, मिस प्रिंट नहीं हुआ है। कई बार हम भी तो गलत हो सकते हैं ना, जरूरी थोड़ी सामने वाली थिंग में या सामने वाले पर्सन में ही हम गलती छांटें। इतने बड़े आइंस्टीन या न्यूटन तो है नहीं हम, तो कई बार हम में भी गलती हो सकती है। तो उस चीज को आप ध्यान में रखना कि अगर कुछ आया है तो कुछ तो वजह रही होगी, तो वजह यही है।
आप कहीं भी आपको देखने को मिले, पढ़ने को मिले तो ठीक है। तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई। इसके बाद आगे चलते हैं। अब यहां तक तो आपका ठीक है। अब मैं आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में नोट 3 एक चीज और बता देता हूं कि जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, कुछ हेल्पिंग वर्ब्स ऐसी होती हैं कि अगर वो मैन वर्ब के रूप में यूज की जाए तो उनका टेंस बदल जाता है। मैंने इसका जिक्र पहले भी किया था, अब थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके मैं आपको बता देता हूं। कुछ हेल्पिंग वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनको अगर मैन वर्ब्स के रूप में यूज की जाए तो उनका टेंस बदल जाता है। हेल्पिंग वर्ब कब होगी? जब उसके साथ मैन वर्ब लगी, जब उसके साथ मैन वर्ब लगी, ठीक है। जैसे हम आपको बता दें, जैसे इज एम आर, जैसे हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, इज एम आर, ठीक है। हैज हैव, was were, had, ये हेल्पिंग वर्ब की हम बात करते हैं। जब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होती हैं तो इज एम आर का टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यही टेंस होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। हैज हैव जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होंगी कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट का परफेक्ट। वॉज वर हेल्पिंग वर्ब होंगी तो कौन सा टेंस होगा? पास्ट का कॉन्टिन्यूअस। हैड हेल्पिंग वर्ब होगी तो कौन सा टेंस होगा? पास्ट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट। तो ये हेल्पिंग वर्ब होंगी जब। लेकिन अगर ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज ना होकर वहां पे अगर ये कहीं पे भी मैन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज ना होकर और ये मैन वर्ब के रूप में यूज होती है, किसके रूप में यूज होती है? मैन वर्ब के रूप में। ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब ना होकर मैन वर्ब के रूप में यूज होती है। मैन वर्ब के रूप में कब यूज होंगी? जब उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया गया होगा। जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो जाहिर सी बात है, जब उस सेंटेंस में मैन वर्ब नहीं दी गई है तो जाहिर सी बात है ये जो वर्ब है ये खुद मैन वर्ब बन जाती है, ये खुद मैन वर्ब का काम करती है। अगर इनके साथ मैन वर्ब दी गई है, या तो फर्स्ट फॉर्म हो वर्ब की, या सेकंड फॉर्म हो, या थर्ड फॉर्म हो, या फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म हो, इनके साथ कोई भी मैन वर्ब है तो ये हेल्पिंग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब है तो इनके ये टेंस है, मींस इन टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन अगर इनके साथ मैन वर्ब नहीं है तो ये खुद मैन वर्ब का काम करेंगी, और जब ये खुद मैन वर्ब का काम करेंगी तो इनका टेंस बदल जाएगा। जब इज एम आर मैन वर्ब का काम करेगी तो इज एम आर का कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब इज एम आर मैन वर्ब का काम करेंगे तो इनका टेंस हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब हैज हैव जब मैन वर्ब का काम करेंगे, हैज हैव, तो इनका टेंस हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। जब वॉज वर मैन वर्ब का काम करेंगे तो इसका टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। जब हैड मैन वर्ब का काम करेंगे तो इसका टेंस हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है ना। तो यानी कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट, इन दोनों का प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस हो रहा है इन दोनों का, और इनका पास्ट का इंडेफिनिट हो रहा है जब मैन वर्ब के रूप में ये काम करते हैं तो, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार जैसे कंफ्यूज, मैंने पहले भी आपको बताया, जैसे किसी ने आपको एग्जांपल दिया, दिस इज अ मार्कर, यह एक मार्कर है, ठीक है। तो इसमें क्या है? एग्जांपल हमने क्या दिया? दिस इज अ मार्कर, यह एक मार्कर है। तो इसमें मैन वर्ब तो है नहीं, तो इज खुद मैन वर्ब का काम कर रहा है। तो बच्चों के दिमाग में रहता है सर इज एम आर तो प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में आता है प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में, तो इसका टेंस प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है, नहीं है, क्योंकि इज एम आर के साथ वर्ब मैन वर्ब नहीं है जो आईएनजी फॉर्म में आनी चाहिए। यहाँ इज खुद मैन वर्ब है तो इसका टेंस कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। जैसे आई एम अ टीचर, आई एम अ
टीचर। इसमें भी एम है लेकिन इसका टेंस कौन सा है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट। ठीक है, यहां कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हैज हैव का जैसे एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, हैज हैव का एग्जांपल। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया, सी हैज बॉट अ न्यू स्कूटी। हैज आया, ठीक है, इसके साथ देखो बाई, बॉट, बॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, तो यहां पे हैज हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, और जब हैज हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है तो कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट का परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसा लिख दूं, सी हैज अ न्यू स्कूटी, उसने एक नई स्कूटी खरीदी है, सी हैज अ न्यू स्कूटी, उसके पास एक नई स्कूटी है। ठीक है, अब देखिए यहां पर आया तो हैज, लेकिन यहां मैन वर्ब नहीं दी गई, तो हैज खुद मैन वर्ब का काम कर रहा है, और जब हैज मैन वर्ब का काम करेगा तो इसका टेंस कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। ठीक है, देखिए यहां तक कोई क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस हैज को हैड में बदल के देख लो, हैज की जगह पे चाहे आप हैड लगा के देख लो, तब ये पास्ट का परफेक्ट हो जाएगा, यहां हैड आ जाएगा तो ये पास्ट का इंडेफिनिट हो जाएगा। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, वाज वर्ब को जैसे आपने लगा के देखा, जैसे ही वॉज टीचिंग इंग्लिश, वह इंग्लिश पढ़ा रहा था, कौन सा टेंस हो जाएगा? वॉज है, क्योंकि यहां मैन वर्ब है, जब मैन वर्ब है तो वॉज हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी, और ये टेंस हो जाएगा पास्ट का कॉन्टिन्यूअस। लेकिन हमने यहां अगर इसको ये लिख दिया, ही वॉज अ टीचर, ही वॉज अ टीचर, तो यहां पे वॉज मैन वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि मैन वर्ब नहीं है, तो ये टेंस कौन सा हो जाएगा? पास्ट का इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। तो यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो इस चीज को ध्यान में रखना, जब ये हेल्पिंग वर्ब्स जो है, अगर हेल्पिंग वर्ब्स का काम करें, हेल्पिंग वर्ब्स का काम कब करेंगी? जब इनके साथ मैन वर्ब होगी। जब ये हेल्पिंग वर्ब्स का काम करेंगी तो इनका टेंस अलग होगा, लेकिन जब यही मैन वर्ब का अगर काम करेंगी, मैन वर्ब का काम कब करेंगी? जब उस सेंटेंस में ये दी गई हो और इनके साथ कोई भी वर्ब नहीं दी गई, तो ये खुद मैन वर्ब का काम करेंगी, तब इनका टेंस अलग हो जाता है। इज, एम, आर, हैज, हैव का टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट, वॉज, वर और हैड का टेंस पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, इसको उतार लेना। इसके बाद में आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब नॉट फॉर और मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, वो भी हेल्पिंग वर्ब से ही संबंधित है। ठीक है, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, ये कुछ जो बिगनर्स होते हैं, इंग्लिश लर्नर्स, शुरुआत में जो इंग्लिश को सीखते हैं, पढ़ते हैं थोड़ा सा, तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। प्रॉब्लम क्रिएट कैसे करती है? देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, आप समझिए इस चीज को, कि ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है ना, ये वन वर्ड्स एक शब्द की भी होती हैं, वन वर्ड एक शब्द की भी होती है, और ये टू वर्ड्स दो ऐसी भी होती हैं बहुत सी जो दो शब्दों से मिलके बनी है, और ऐसी भी होती है जो तीन शब्दों से मिलके भी बनी है, थ्री वर्ड्स। तो यहां प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाने में, या अफर्मेटिव सेंटेंस को इंटेरोगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, दिक्कत कैसे? अब देखिए वन वर्ड्स की कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, जैसे डू, डज, is, am, are, has, have, did, was, were, had, shall, will। ये जो हेल्पिंग वर्ब है अलग अलग टेंस की, ये एक एक वर्ड की हेल्पिंग वर्ब है। टू वर्ड्स की यानी कि दो ऐसी हेल्पिंग वर्ब जो दो शब्दों से मिलकर बनी होती है, जैसे हैज बीन, हैज और बीन दो शब्दों से मिलकर बनी है। हैव बीन, हैव और बीन दो शब्दों से मिलकर बनी है। हैड बीन, हैड और बीन दो शब्दों से मिलकर बनी है। शैल बी, शैल और बी दो शब्दों से मिलकर बनी है। ठीक है, विल बी, विल और बी दो शब्दों से मिलकर बनी है। शैल हैव, शैल हैव दो शब्दों से मिलकर बनी है। विल हैव,
तो ये दो दो वर्ड से मिलके बनी है, ये सभी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। और जो 3 वर्ड्स वाली हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की शैल, हैव, बीन और विल हैव बीन, ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब यहां थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है कि ये 1 वर्ड की है, ये 2 वर्ड्स की है सभी हेल्पिंग वर्ब, और ये 3 वर्ड से बनी है। अब हम जब ये मानते हैं कि सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर में कौन से वर्ड को हेल्पिंग वर्ब माने और कैसे उसको चेंज करें सेंटेंस का, ठीक है। अब जैसे सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैं आपको बताता हूं, सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे अफर्मेटिव जो सेंटेंस है, ये सभी बच्चों को इसका स्ट्रक्चर पता होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अगर कुछ और दे रखा है तो उसके बाद एटसेट्रा में लिख देते हैं हम उसको, ठीक है। अगर यही नेगेटिव सेंटेंस हो तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लग जाएगी, सब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, उसके साथ नॉट लग जाएगा, उसके बाद मैन वर्ब आ जाएगी, उसके साथ ऑब्जेक्ट आ जाएगा, लास्ट में कुछ दे रखा हो तो कुछ भी वर्ड्स। अगर इंटेरोगेटिव हो तो क्या आ जाएगा, इंटेरोगेटिव में क्या ध्यान देना है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हमारी मैन वर्ब आती है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है, फिर कुछ वर्ड दे रखा है तो ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। अगर हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव की, तो अगर हमारा सेंटेंस होगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यानी कि क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और उसमें नेगेटिव भी होगा, तो क्या आएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ही आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, ठीक है ना, उसके बाद फिर मैन वर्ब आएगी, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद फिर अगर कुछ एटसेट्रा में दे रखा है तो ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर हम बात करते हैं WH वर्ड की, तो WH वर्ड में क्या, सबसे पहले WH वर्ड ही आएगा, उसके बाद हमारी जो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है वो आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद मैन वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद कुछ दे रखा है तो एटसेट्रा में, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हम बात करते हैं WH वर्ड नेगेटिव की, तो WH वर्ड से शुरू होगा और उसमें नेगेटिव भी होगा। सबसे पहले WH वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नॉट, और उसके बाद मैन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और अगर कुछ दे रखा है तो एटसेट्रा में, और उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं लगभग सभी को आते हैं, उम्मीद करता हूं आप सभी को आते होंगे, आप शुरू से स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो। अब यहाँ प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट होती है कि जहां भी सभी सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स मैंने आपको लिखाए हैं, जिन बच्चों को थोड़ा सा डाउट है, नहीं आते, तो वो स्ट्रक्चर्स इनको लिख लेना, और जिनको आते हैं बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे आपको समझना क्या है कि जहां पर भी हेल्पिंग वर्ड आ रहा है, जैसे हेल्पिंग वर्ड आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, तो हर सेंटेंस के स्ट्रक्चर में जहां पे हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, तो अब ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो हम देख रहे हैं, तो यहां पे एक वर्ड की हेल्पिंग वर्ब, तब तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो जहां पे भी हेल्पिंग वर्ब आ रहा है उसकी जगह पे वो वर्ड हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब हमारी 2 वर्ड्स की या 3 वर्ड्स की हो जाती है, तो इनमें से क्या तीनों वर्ड को हेल्पिंग वर्ब माने या किसी एक वर्ड को हेल्पिंग वर्ब माने, तो यहां प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाती है। तो आपको इस चीज को समझना है कि आपकी हेल्पिंग वर्ब चाहे 1 वर्ड की हो, चाहे 2 वर्ड्स की, चाहे 3 वर्ड्स की, ठीक है ना, आपको जो भी फर्स्ट वर्ड है, जो भी फर्स्ट वर्ड है, उस फर्स्ट वर्ड को हेल्पिंग वर्ब मानना है। तो जहां पे भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, जो फर्स्ट वर्ड को हेल्पिंग वर्ब की जगह पे आपको लगाना है, पुट करना है, फर्स्ट वर्ड को, सिर्फ फर्स्ट वर्ड को। अब सवाल ये उठता है कि बाकी बचे हुए वर्ड्स का क्या करें सर, अगर 2 वर्ड्स की है तो सेकंड वर्ड बचेगा, उसका क्या करें, 3 वर्ड्स की है तो सेकंड और थर्ड वर्ड्स का क्या करें, ठीक है। तो उस कंडीशन में फर्स्ट वर्ड को आपने हेल्पिंग वर्ब मान लिया, फर्स्ट वर्ड को आपने क्या मान लिया, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो बचे हुए वर्ड्स का आपको क्या करना है, जो रिमेनिंग वर्ड्स हैं, ठीक है, जो भी बचे हुए वर्ड्स हैं, तो उनका बचे हुए वर्ड्स को आपको क्या करना है, जो भी वर्ड्स बच रहे हैं, 1 वर्ड बच रहा है, 1 से ज्यादा वर्ड जो भी बच रहे हैं, उन बचे हुए वर्ड्स को क्या करना है, आपको मैन वर्ब से जस्ट पहले लगाना है। जो भी वर्ड्स बच रहे हैं उनको कहां लगाना है, मैन वर्ब से जस्ट पहले लगाना है। इस चीज को आप समझ लेना।
जहां भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है उस जगह पे सिर्फ फर्स्ट वर्ड को हेल्पिंग वर्ब मानना है। बाकी अगर और बड़ी हेल्पिंग वर्ब में दो वर्ड मतलब 2 वर्ड्स की या 3 वर्ड्स की है तो सेकंड और थर्ड वर्ड या सेकंड वर्ड बच रहा है तो उसको मैन वर्ब से जस्ट पहले लगाना है। हेल्पिंग वर्ब की जगह पर सिर्फ फर्स्ट वर्ड को लगाओ और बचे हुए वर्ड को मैन वर्ब से जस्ट पहले लगाओ तो आपका सेंटेंस सही हो जाता है। अगर यहां पे आपने गड़बड़ कर दी तो गलत हो जाएगा। अब मैं आपको 1-2 एग्जांपल बताता हूं, इसके बाद ये चीजें खत्म हो जाती हैं हमारी। ठीक है, समझ आ रहा है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप लिख लेना इस चीज को। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, देखिए मैंने आपको एग्जांपल बताया, सी हैज बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सवाल ये उठता है कि इसको हमें नेगेटिव बनाना है या इंटेरोगेटिव बनाना है, इसको हमें नेगेटिव बनाना है या इंटेरोगेटिव बनाना है। मान लीजिए इस सेंटेंस को हम नेगेटिव बना के देखते हैं, इस सेंटेंस को हम नेगेटिव बना के देखते हैं। तो इस सेंटेंस को जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद मैन वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट सी, हेल्पिंग वर्ब हमारी, देखो हमें ये पता होता है, हम यही समझते हैं ये सब्जेक्ट है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारी मैन वर्ब है। सारे बच्चे यही समझ के लिखते हैं ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि यही आपको पढ़ाया जाता है अब तक। ठीक है ना, यही पढ़ाया गया है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब। ठीक है, ऑब्जेक्ट, इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट है और सिंस प्लस कीवर्ड जो भी है। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस में क्या स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। तो आप क्या लिखोगे, सी हैज बीन, उस हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, सी हैज बीन नॉट टीचिंग, सी हैज बीन नॉट टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। हाँ जी, तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो यही होना चाहिए, क्योंकि आपने उसी अकॉर्डिंग उसके पार्ट्स को समझा है, सेंटेंस के पार्ट्स को। लेकिन गलत है, ये जो आपका सेंटेंस है ये सेंटेंस आपका गलत है। ये तो सही था, ये सेंटेंस आपका गलत है। गलत क्यों है, अब इसको सही कैसे करेंगे, ये गलत है तो इसको सही कैसे करेंगे। अगर हम इस चीज को ध्यान में रखकर चलेंगे तो ये सही हो जाएगा। सी सब्जेक्ट हो गया, हैज बीन 2 वर्ड की हेल्पिंग वर्ब है तो हमें फर्स्ट वर्ड को हेल्पिंग वर्ब मानना है। फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया, फर्स्ट वर्ड को हमने हेल्पिंग वर्ब मान लिया, फर्स्ट वर्ड को हेल्पिंग वर्ब माना। ठीक है ना, हैज और बीन 2 वर्ड की हेल्पिंग वर्ब है, फर्स्ट वर्ड को हेल्पिंग वर्ब मान लिया। बचे हुए वर्ड का क्या करना है, मैन वर्ब से जस्ट पहले लगाना है। ठीक है, तो मैन वर्ब अभी नहीं आ रही, तो सब्जेक्ट हो गया, नेगेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दी। फिर उसके बाद क्या करना है, नॉट को लगाना है, तो नॉट लगा दो। इसके बाद हमने नॉट लगा दिया, यहां नॉट आ गया। नॉट के बाद क्या आएगा, मैन वर्ब। अब हमें मैन वर्ब लगानी है, लेकिन हमें एक चीज भी ध्यान रखनी है कि इस मैन वर्ब से पहले इसके साथ वाला बचा हुआ वर्ड आएगा। तो बचा हुआ वर्ड क्या है, बीन। सी हैज नॉट बीन, बीन वर्ड आ गया। अब मैन वर्ब लगा दो, मैन वर्ब क्या है, टीचिंग। सी हैज नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश, इसके बाद सिंस मॉर्निंग। ठीक है, कितना बारीकी सा फर्क था, लेकिन समझने का फर्क था। अगर आप इसको कंप्लीट को हेल्पिंग वर्ब मानोगे तो आपको कंप्लीट लगानी पड़ेगी, तो आपका स्ट्रक्चर गलत, सेंटेंस गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये चीज दिमाग में रखोगे, माइंड में रखोगे ये चीज कि हेल्पिंग वर्ब चाहे 1 वर्ड की हो, चाहे 2 वर्ड की, चाहे 3 वर्ड्स की हो, हमें सिर्फ फर्स्ट वर्ड को ही हेल्पिंग वर्ब मान के चलना है। तो जहां भी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, फर्स्ट वर्ड को लगाओगे। बाकी बचे हुए सेकंड और थर्ड वर्ड्स का क्या करना है, अगर सिर्फ सेकंड वर्ड बच रहा है या सिर्फ सेकंड और थर्ड दोनों बच रहे हैं तो क्या करना है, उनको मैन वर्ब से जस्ट पहले लगाना है। तो हमारी मैन वर्ब थी टीचिंग, तो हमने मैन वर्ब से जस्ट पहले उस बचे हुए वर्ड को लगा दिया और हमारा सेंटेंस सही हो गया। अब ये सेंटेंस आपका सही हो जाता है, अदरवाइज ये सेंटेंस आपका ऊपर के हिसाब से तो गलत था। ठीक है, अगर इसी सेंटेंस को आप इंटेरोगेटिव बनाओगे, इसी सेंटेंस को आप इंटेरोगेटिव बना के चलते हो, तो यहां ध्यान में रखना इसको। देखिए इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो आप क्या लगाओगे, इसको हैज बीन, हेल्पिंग वर्ब आ गई। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट हैज बीन सी,
उसके बाद मैन वर्ब हैज बीन सी टीचिंग, ऑब्जेक्ट इंग्लिश, उसके बाद सिंस मॉर्निंग। तो आपका सेंटेंस तब भी गलत हो जाएगा क्योंकि आपने हेल्पिंग वर्ब को गलत पुट कर दिया, सेंटेंस गलत हो जाएगा। सही कैसे करना है, इसी चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा, सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट वर्ड को हेल्पिंग वर्ब मान के चलो, फर्स्ट वर्ड को, तो फर्स्ट वर्ड हेल्पिंग हमने माना फर्स्ट वर्ड को, ठीक है, तो हमने यहां पे सिर्फ हैज लिख दिया, क्योंकि फर्स्ट वर्ड को हमने हेल्पिंग वर्ब मान लिया। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लगाओ, क्या आएगा, सी, ये सब्जेक्ट हो गया आपका, हैज सी। इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, मैन वर्ब आएगी सब्जेक्ट के बाद इंटरोगेटिव में। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये हेल्पिंग वर्ब एक से ज्यादा वर्ड की थी, तो मैन वर्ब से पहले बचे हुए वर्ड को लगाना है। तो मैन वर्ब क्या आएगी, टीचिंग, उससे पहले बचे हुआ वर्ड क्या आएगा, बीन। ठीक है, हैज सी बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। तो आपका ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है ना, आपने सब हेल्पिंग वर्ब लगाया, फर्स्ट वर्ड को मान के सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद मैन वर्ब आनी चाहिए थी, लेकिन मैन वर्ब से पहले बचा वो वर्ड है उसको लगा दिया, तो आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। तो ये चीज आप माइंड में रखो, ठीक है ना। तो अगर इसी सेंटेंस को आप नेगेटिव बनाओगे, इंटरोगेटिव नेगेटिव, अगर इसको आप इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाते हो तो इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बन जाएगा, इंटरोगेटिव नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब, एक फर्स्ट वर्ड को हेल्पिंग वर्ब मानो, हैज आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट सी आ गया। इंटरोगेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब आती है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर नॉट आता है, फिर नॉट लगा दो। ठीक है, उसके बाद मैन वर्ब आती है, लेकिन मैन वर्ब से पहले बचा हुआ वर्ड आएगा, हैज सी नॉट बीन, उसके बाद आपने टीचिंग लगा दिया, मैन वर्ब लगाने के बाद फिर आपने ऑब्जेक्ट लिख दिया, टीचिंग इंग्लिश, फिर आगे का जो रिमेनिंग पार्ट है वो सेंटेंस का आ जाएगा, आपका सही हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपको ये चीज क्लियर हुई। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को मानना है, तो हेल्पिंग वर्ब चाहे एक वर्ड की हो, चाहे 2 वर्ड्स की, चाहे 3 वर्ड्स की, सिर्फ फर्स्ट वर्ड को हेल्पिंग वर्ब मान के चलना है। बचा हुआ वर्ड को क्या करना है, बचे हुए वर्ड्स का मैन वर्ब से जस्ट पहले लगाना है, तो आपका स्ट्रक्चर सही हो जाएगा। एग्जाम्स में कई बार एग्जामिनर मन से गलती करके आपको एरर पार्ट दे देता है, किसी पार्ट में एरर देगा, गलती दे देगा मन से खुद करके, और हमें दिमाग में क्योंकि यही चीज रटी रहती है तो हमें लगता है इसमें तो सेंटेंस सही है, कहीं भी गलती नहीं, तो हम उसमें नो एरर कर देते हैं। ठीक है, या ऑप्शन में आपको गलत दे देगा, तो ये चीज आपको क्लियर रखनी है, इन चीजों में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है ना, तो यहां तक हमारा कंप्लीट होता है आज के लेक्चर में, सिर्फ इतना ही। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।